अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद माई नेक्स्ट वन। और इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट लाई हूँ काम। मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट करें इस चीज़ पे, और लाइक भी करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। और अगर आपको कोई खामी नज़र आती है, कोई गलती नज़र आती है, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ और नेक्स्ट वीडियो में वो गलती रिपीट ना करूँ। आज के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो एल्बर्ट कैम्यूस हैं। इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है इनके वर्क्स की वजह से। इनके वर्क्स के अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हर चीज़ के ऊपर सुपीरियॉरिटी हासिल करते हैं। अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें, वैसे तो इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो ये फ्रेंच अल्जेरियन राइटर हैं। अब कोई कैसे दो दो जगह से बिलोंग कर सकता है? वैसे ही इसको बाई कल्चरल कहा जाता है, यानी एक इंसान कहीं पैदा कहीं और हो और मरे कहीं और इन दोनों का मिक्स जो सा होता है उसको बाई कल्चरल कहते हैं। जैसे एल्बर्ट कैम्यूस पैदा अल्जीरिया में हुए थे, लेकिन उनकी डेथ फ्रांस में हुई थी। इसलिए 7 नवंबर 1913 में ये पैदा हुए हैं। 4 जनवरी 1960 में इनकी डेथ हुई है। फ़िलासफ़र भी थे, ऑथर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1957 में, और इनकी तब एज थी 44। इनको सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट कहा जाता है लिटरेचर के अंदर। इनको जो सा है फर्स्ट, अगर इनकी हम लाइफ हिस्ट्री देखें, ये कैसे इस मुकाम तक पहुंची, कैसे इन्होंने ये राइटिंग लिखना करना शुरू की, राइटर बने। तो इन्होंने सबसे पहले फ्रेंच रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया था। ये एक जगह जर्मनी गए थे, वहाँ पे इन्होंने फ्रेंच रेजिस्टेंस को जो मूवमेंट थी उसको ज्वाइन किया। लेकिन कुछ ही अरसे में उसको छोड़ के इन्होंने लेफ्ट, जो एक विंग पॉलिटिक्स थी, यानी विंग पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको जो सा इन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया? इनका ज्वाइन किया क्योंकि सोवियत यूनियन जो फ्रेंच रेजिस्टेंस जो सा कर रही थी उसका अगेंस्ट में इन्होंने उसको ज्वाइन किया, क्योंकि वो टोटलिज्म पे थे। सोवियत यूनियन जो फ्रेंच रेजिस्टेंस करती थी वो टोटलिज्म पे बेस्ड थी। अब टोटलिज्म क्या होता है? ये इट प्रोहिबिट्स ऑपोजिशन, रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। इंसान जो पब्लिक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट था, वो कंट्रोल में थे। और वो क्यों कंट्रोल में थे? क्योंकि जो उनकी हुकूमत थी, जो गवर्नमेंट थी, वो अपने अंडर हर चीज़ रख रही थी। जिसमें अगर मैं आपको एग्जांपल कोट करूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि टोटलिज्म और फ्रेंच रेजिस्टेंस क्या है। वो है हिटलर, अडोल्फ हिटलर। उसकी ये मूवमेंट थी, टोटलिज्म की मूवमेंट अडोल्फ हिटलर की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को अपने कंट्रोल में ला रहा था, जिस वजह से उसको जो एल्बर्ट कैम्यूस से उन्होंने पहले ज्वाइन तो की थी, लेकिन जब उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे तो उन्होंने छोड़ के लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। और ये उस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस वजह से हो गई थी। और ये लेफ़्ट को इसलिए इन्होंने चूज़ किया था क्योंकि वो सोशल इक्वालिटी पे बेस्ड थी। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पे आएँ तो हमें पता चलेगा कि ये किन किन चीज़ों पे एल्बर्ट कैम्यूस ने काम किया है। तो वो काम है स्कूल होते हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफी, यानी किन किन फिलॉसफी पे इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और एनार्किज्म पे काम किया है। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो एग्जिस्टेंशलिज्म थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा मैं एग्जिस्टेंशलिज्म पे बिलीव नहीं करता, या मेरे काम एग्जिस्टेंशलिज्म नहीं है। लेकिन जब हम इनके कामों को पढ़ते हैं और इनको एनालाइज करते हैं तो एग्जिस्टेंशलिज्म हमेशा पाई जाती है। इनके इंटरेस्ट थे एथिक्स, ह्यूमैनिटी, ज्यूडिज्म, पॉलिटिक्स और सोसाइटी। इन सब का एक अगर बना दिया जाए तो मॉडर्न ट्रेजिडी। ये एक मॉडर्न राइटर थे और एक मॉडर्न ट्रेजिक राइटर थे, जो बिल्कुल रिप्रेजेंट करते थे ट्रेजिडी को एक किस्म से। अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल को देखें तो इनके राइटिंग स्टाइल डिवाइडेड है। पहला पॉइंट, बिब्लिकल मोटिव्स और मिथ्स और लव के ऊपर इन्होंने अपने काम लिखे थे। बहुत अच्छी राइटिंग्स थी, डिफरेंट जॉनरा था। लेकिन जब इन्होंने सेकंड अपने इस फेज में आए तो उसमें इन्होंने ह्यूमन कंडीशन, वर्ल्ड इज़ अपसेट, इस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनको लगा कि जो अवाम है या जो पब्लिक है उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है फ्रेंच की रेवोल्यूशन की वजह से, तो इसलिए जो सा है अब चाह के भी हम उसको डिफरेंट नहीं कर सकते। थर्ड फेज़ में इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इन्होंने रिवॉल्ट, रिबेलियन जो था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इनके काम से। जैसे हम देख सकते हैं कि इनकी एक पहले ज़िंदगी थी,
नॉर्मल थी उसके ऊपर इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने ह्यूमन कंडीशन वर्ल्ड इज़ अपसेट, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेजिस्टेंस में थे और इनको पता चला कि वो सोशल इक्वलिटी भी काम नहीं करती और लोगों के हालात देखे, तो इन्होंने उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। थर्ड फेज़ पे जब इन्होंने लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया जो सोशल इक्वलिटी पे बेस थी, लेकिन उनको तब पता चला जिसमें उन्होंने रिवॉल्ट और रिबेलियन यानी खुद ही रिबेल किया इन्होंने वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो उन्होंने काम भी उस पर किया। लेकिन इनके आखिरी कामों के अंदर हमें एब्सेंस ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा देखा जाता है, नो फेथ इन गॉड। मॉडर्न लिटरेचर आ चुका था, पूरी मॉडर्निज्म पाई जाती है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जब हम मॉडर्न लिटरेचर को पढ़ते तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे करैक्टर, जैसे द स्ट्रेंजर में भी इनका जो करैक्टर था वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और वो एक किस्म का एथिस्ट था। तो इनके जो करैक्टर्स वो एथिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इनके वर्क्स को देखी जाए तो सबसे पहले द स्ट्रेंजर, द मिथ ऑफ सिसिपस कैलिगुला, फिर द प्लेग, द मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर द रिपेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनकी पूरी लाइफ स्पैन में। मैं आई होप कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि इस तरह के और राइटर्स को भी इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको बता सकूँ, ताकि आप और ज़्यादा आसानी से इनको पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।